14 अप्रैल 1891 मध्य प्रांत महू शहर। ये शहर और ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय सामाजिक व्यवस्था दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कि इसी दिन एक भारतीय राजनीति के एक सितारे, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करता और महान शिक्षाविदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ये एक खास दिन है क्योंकि इस व्यक्ति ने ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को जिस तरह से प्रभावित किया और जिस तरह से आज भी प्रभावित कर रहे हैं, ये अपने आप में विश्व में अतुलनीय है। हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज बात करने वाले हैं और वो व्यक्तित्व है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारत के संदर्भ में एक महान व्यक्तित्व जिनकी चर्चा किए बिना न तो संविधान की चर्चा पूरी होगी, न ही भारतीय सामाजिक न्याय व्यवस्था की चर्चा पूरी होगी। और इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व का जिक्र करना और उन पे चर्चा करने के लिए हम सब लोग आज भाग्यशाली मानेंगे अपने आप को कि हम ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा और उनका जिस तरीके से उनकी जीवन की शुरुआत हुई वो बेहद कठिन थी, बहुत ही मुश्किल। वो अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। 14th 14वीं संतान थे। आप खुद सोच सकते हैं कि और महार जाति से वो आते थे जो उस समय अस्पृश्य जाति के अंतर्गत मानी जाती थी। ऐसी परिस्थिति में रहते हुए फिर तमाम शिक्षा व्यवस्था में अपने आप को समर्पित करते हुए और उनकी शिक्षा भी अद्भुत शिक्षा प्रणाली के अद्भुत तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय जाकर के उन्होंने एमए की, पीएचडी की और एलएलडी यानी कि डॉक्टरेट ऑफ लॉ की शिक्षा प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एमएससी और डीएससी की डिग्री प्राप्त की। उनके द्वारा जो रिसर्च पेपर और जो किताबें लिखी गई वो आज भी रिसर्च के बच्चों के लिए, रिसर्च के स्टूडेंट के लिए एक एक उदाहरण माना जाता है कि कैसे रिसर्च किया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। मैं कुछ उनकी रचनाओं का जिक्र करूंगा। उनकी एक किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत में जाति व्यवस्था और उसके अंदर जो अस्पृश्यता है उसको कैसे समाप्त किया जाए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये अर्थशास्त्र से संबंधित किताब है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, एक बहुत ही अर्थशास्त्र पढ़ने वाले लोगों के लिए उदाहरण देने वाली किताब है। विच वे टू इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, क्योंकि भारत में सामाजिक व्यवस्था इतनी ज्यादा गड़बड़ थी, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का इतना ज्यादा प्रभाव था, अस्पृश्यता इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि उन्होंने एक तरीका सुझाया कि विच वे टू इमेंसिपेशन। ये भी एक किताब है जिसमें अस्पृश्यता को दूर करने के बारे में उन्होंने बताया। शूद्राज, हु वेयर द शूद्राज, शूद्र कौन थे, इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी। द अनटचेबल्स, हु वेयर दे, व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, क्योंकि उनको बौद्ध धर्म में बेहद रुचि थी और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया भी। उन्होंने बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म और उनके धम्म के ऊपर भी किताब लिखी, वेटिंग फॉर वीसा। ये उनकी एक आत्मकथा है जिसमें अपने पूरे जीवन काल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी समस्याओं का जिक्र किया। द बुद्धा एंड द कार्ल मार्क्स, यहां तक कि कार्ल मार्क्स जो एक साम्यवादी विद्वान थे, साम्यवादी लेखक थे, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा और अध्ययन किया। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संविधान और संविधानवाद। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के एक पर्याय के रूप में ही हम उन्हें जानते हैं। इतना ही नहीं,
केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहे वो। उन्होंने जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया उसका भी हम जिक्र करेंगे। मूक नायक, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, समाज में कैसे समता लाई जाए, इक्वेलिटी लाई जाए, और प्रबुद्ध भारत जैसी पत्र पत्रिकाओं का भी उन्होंने जो है संपादन किया। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो राजनीति हो, और चाहे वो सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष हो, हर जगह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अग्रणी नेता रहे। यहाँ पर उन्होंने जो संस्थाएं जो बनाई, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उनके द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण संस्था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जिसमें उन्होंने मजदूरों और जो समाज के सबसे निचले और कमजोर वर्ग के लोग थे उनकी क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उसका जिक्र किया, इंडियन रिपब्लिक पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, यानी जो समाज के सबसे दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति के बारे में भी उन्होंने लिखा। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन और उनका कार्य पूरे जीवन पर्यंत वो दलित वर्ग, समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, किसानों के लिए समर्पित करते रहे। और ऐसा नहीं है, उन्होंने राजनीतिक रूप से तमाम भागीदारी की। जैसे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे 1926 से लेकर 1934 तक, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वायसराय के एडवाइजरी काउंसिल में वो मिनिस्टर ऑफ लेबर भी रहे, श्रम मंत्री रहे। वायसराय के एडवाइजरी काउंसिल में वो लेबर ऑफ मिनिस्टर रहे, श्रम मंत्री भी रहे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुआ, जब संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा के वो एक सदस्य के रूप में मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल प्रोविंस रहे, बंगाल प्रोविंस से मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहे 1946 से 1947 तक। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, तो बंगाल जो हमारा था, जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, वो चला गया पाकिस्तान में, और उधर से ही वो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। फिर एक समस्या आई, फिर उसके बाद उनको जो है 1947 से 50 तक वो जो है बॉम्बे प्रोविंस से मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहे। उतना ही नहीं, वो जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में बॉम्बे स्टेट से 1952 टू 1956, और ये भी जानने वाली और देखने वाली बात है कि अगर भारत जब स्वतंत्र हुआ तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के पद की बात हुई तो एकमात्र नाम सामने आया, और वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जब संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किया गया और ये तय किया गया कि ये प्रारूप समिति ये काम करेगी कि विश्व के तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारत के लिए एक बेहतरीन संविधान बनाए, तो एक ही नाम सामने आया, प्रारूप समिति जो थी, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सामने आए। और 29 अगस्त 1947 से लेकर 29 अगस्त 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। और इस रूप में संविधान बनाने में उनकी जो भूमिका रही वो बेहद सराहनीय और बेहद ही चर्चा के योग्य रही। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने में बहुत देर की। 1990 में जाकर के उनको भारत रत्न मिला, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व को पुरस्कारों या सम्मानों से तौला नहीं जा सकता, यह इन बेहद बहुत ऊपर है। इनके विचारों की अगर हम बात करें तो इनके विचारों में सबसे बेहद जो महत्वपूर्ण बात थी कि ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते थे। जो उस समय भारतीय राजनीति और समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित करता था वो जाति व्यवस्था थी, और इनका ये मानना था कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के कारण ही भारतीय हिंदू समाज में अस्पृश्यता इतना अनैतिक और इतना अन्यायपूर्ण बन चुका है। और जब तक ये अस्पृश्यता और
ये जो अस्पृश्यता की जो समस्या है, जब तक भारतीय समाज से दूर नहीं होगी, जो हमारी स्वतंत्रता है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये बेहद जिम्मेदारी इस बात को मानते थे, राज्य को ये जिम्मेदारी देना चाहते थे कि अस्पृश्यता को दूर करना ये राज्य की जिम्मेदारी है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट दैट इट इमेंसिपेट, ये खत्म कर दे, पूरी तरह से समाप्त कर दे जो अस्पृश्यता की समस्या है भारतीय समाज में। और इसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। इन्होंने दलित वर्गों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक समता पर विशेष रूप से जोर दिया। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता अपनी जगह पर अच्छी बात है, हम स्वतंत्र होंगे तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होगी, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी होनी चाहिए। न केवल आर्थिक समानता, सामाजिक समानता की बात भी इन्होंने पूरी ताकत से उठाई और उसके लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। अगर स्त्री शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो इनका स्पष्ट कहना था कि स्त्री शिक्षा यानी महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा होनी चाहिए और साथ ही साथ पुरुषों के समान ही संपत्ति में अधिकार भी होना चाहिए। ये एक उस समय जो है ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि स्त्रियों को बहुत ज्यादा न तो शिक्षा में अधिकार मिल पा रहा था, न संपत्ति में अधिकार मिल पा रहा था। तो इस बात को उठाने वाले अपने आप में ये विशिष्ट व्यक्तित्व थे। इनका ये भी मानना था कि स्टेट सोशलिज्म, इनकी एक विचारधारा थी स्टेट सोशलिज्म, यानी कि राजकीय समाजवाद। और राजकीय समाजवाद क्यों चाहिए? क्योंकि हम तेजी से औद्योगिकरण करना चाहते हैं, हम समाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, और इस काम को आप निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि निजी क्षेत्र की अपनी सीमाएं हैं। और इसीलिए वो स्टेट को यानी सरकार को ये जिम्मेदारी देना चाहते थे कि आप इस तरह की संस्थाएं बनाएं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें जो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से रोजगार भी दे सके और उन्हें आर्थिक रूप से उनको उन्नति करने में योगदान दे सके। और इसीलिए वो मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। जो बेसिक इंडस्ट्री थी, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, जैसे स्टील की इंडस्ट्री हो गई, ये जो बेसिक यानी जो मूलभूत उद्योग हैं जो समाज के लिए बेहद जरूरी हैं, जिससे विकास सुनिश्चित होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, इन सब चीजों को वो कैसे चाहते थे? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज, यानी कि ये भारत सरकार की यानी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अगर हमने रखा है, तो वो कल्याणकारी कार्य करने के लिए आपके पास संस्थाएं तो होनी चाहिए, आपके पास सार्वजनिक उपक्रम तो होने चाहिए जिसमें आप लोगों को रोजगार दे सकें, और जो आप लाभ आप हासिल करें उससे समाज की भलाई कर सकें। तो वे एक ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने उस समय भारत में राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को विकसित करने में अपना योगदान दिया। और बीमा क्षेत्र की अगर बात करें, बीमा क्षेत्र जैसे आजकल तो आप देख रहे होंगे कि लगातार बीमा में जो है 100% एफडीआई सरकार जो है करने जा रही है ना। इसके अलावा एलआईसी के जो है शेयर्स जो है 3.5% शेयर बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आप बात करें और उनके विचारों को अगर आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो स्ट्रिक्टली कहा करते थे कि बीमा में राज्य का एकाधिकार होना चाहिए। इंश्योरेंस शुड बी इंश्योरेंस जो है वो केवल केवल और केवल राज्य के अंदर होना चाहिए, मोनोपोली होनी चाहिए राज्य की, इसमें निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये बी आर अम्बेडकर जी की एक विचारधारा थी। और क्यों ऐसे क्यों कहते थे कि सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी ये राज्य की जिम्मेदारी है, आप इसे किसी निजी क्षेत्र के लिए नहीं छोड़ सकते, ये किसी निजी क्षेत्र के लिए नहीं छोड़ सकते। तो अगर इंश्योरेंस को भी आप प्राइवेट सेक्टर में डाल दोगे, उसे आप बिजनेस के रूप में दे दोगे, तो सामाजिक सुरक्षा का काम कौन करेगा? इसीलिए इंश्योरेंस शुड बी इन द मोनोपोलिस्टिक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो बीमा होता है, जो इंश्योरेंस होता है, यह सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो कृषि के बारे में भी कहते हैं, कृषि राज्य उद्योग के रूप में होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, इसे एक राज्य उद्योग के रूप में होना चाहिए, राज्य का उद्योग। आजकल गवर्नमेंट बात करती है ना
कृषि जो है उसको उद्योग का दर्जा देंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आज से लगभग 60 साल, 70, 80 साल पहले ही ये बात बता दिया कि कृषि को राज्य उद्योग के रूप में होना चाहिए, जिसमें सरकार को कृषि को संचालित करना चाहिए, भूमि का समान रूप से वितरण करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति के पास 200, 500, 1000 एकड़ जमीन है और एक व्यक्ति भूमिहीन है। और यही एक मूलभूत कारण है। अगर लोगों के पास जमीन ही नहीं होगी, लोगों के पास उस समय कृषि एक महत्वपूर्ण काम था, उद्योग उतने होते नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई कृषि कार्य को सरकार द्वारा संचालित करना किया जाना चाहिए और जो भूमि है उसका वितरण भी समुचित रूप से होना चाहिए। अगर कृषि और भूमि का अगर समुचित वितरण समाज में हो जाए तो गरीबी भी दूर होगी, बेरोजगारी भी दूर होगी, सामाजिक असमानता भी दूर होगी और ये भारतीय समाज के लिए एक वरदान साबित होगा। अगर संविधान निर्माण की बात करें तो आप सब जानते हैं संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही चुना गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस काम को जितनी मेहनत और जितनी संजीदगी से किया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। उन्होंने विश्व के 60 संविधानों का अध्ययन किया। 60 Constitution of the world were studied by Dr. B.R. Ambedkar and his team। लगभग 60 संविधानों के अध्ययन के बाद उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें निकली, उन सारी बातों को उन्होंने एकत्रित किया और फिर उसको भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तित किया और एक विस्तृत और बेहतरीन संविधान आज हमारे सामने निर्मित होकर आया। और यही वो संविधान है जो आज भारत की प्रजातांत्रिक स्वरूप को बनाए हुआ है। इतना ही नहीं, जब मूल अधिकारों पर बहस हो रही थी, when there was a discussion on fundamental right, तो उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 है ना, 32 और आर्टिकल 226, ये सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि अगर लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो रेट जारी कर सकते हैं और जनता के मूल अधिकारों को बचा सकते हैं और यही प्रजातंत्र का आधार बनेगा। और इसीलिए उन्होंने ये जो मूल अधिकारों में जो शामिल ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, इसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि वास्तव में आज भी हम सोचते हैं कि अगर जनता के मूल अधिकारों का हनन होने लग जाए तो कौन बचाएगा, कैसे प्रजातंत्र बचेगा। लेकिन आप उनकी दूरदृष्टि देखिए, हमारी संविधान सभा की दूरदृष्टि देखिए कि उन्होंने आर्टिकल 32 और 226 डाल करके जो है पूरे संविधान को बचा लिया, जनता के मूल अधिकारों को संरक्षित कर दिया, जिसका फायदा आज भी हमें मिलता है। कई बार चर्चा हुई संविधान सभा में कि अगर राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दे देंगे, आपातकालीन शक्तियां जो आर्टिकल 352, 356 एंड 360, 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी, 356 मतलब स्टेट में राष्ट्रपति शासन और 360 मतलब वित्तीय आपातकाल। ये राइट्स अगर प्रेसिडेंट को दे दिया जाए तो ऐसा ना हो जाए कि हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाए। तो उन्होंने समझाया, उन्होंने संविधान सभा को समझाया कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां दी गई है ये एक चेक एंड बैलेंस है। जब राष्ट्र में कोई ऐसी संकट आ जाए, राज्य में कोई संकट आ जाए, कोई ऐसी वित्तीय स्थिति निर्मित हो जाए, तभी तो राष्ट्रपति महोदय जो है इस आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करेंगे और ये आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत कम पड़ी है ना। राष्ट्रीय आपात तो अभी तक केवल 3 बार ही इस्तेमाल किया गया है, वो भी मजबूरन या किसी कारणवश किया गया। इसके अलावा अगर आपातकालीन बातों से संविधान में आगे बढ़े तो आप देखिए एक बहुत ही शानदार व्यवस्था इन्होंने की। इन्होंने ये व्यवस्था की, देखिए भाई, हमारा समाज जो है सैकड़ों और हजारों सालों से समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं, हमारे कुछ समुदाय ऐसे हैं, समाज की कुछ जातियां ऐसी हैं जो बेचारी दलित हैं, पिछड़ी हैं, कमजोर है। अगर हमें उनको आगे लाना है
तो उनको हमें कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी, हमें कुछ आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। और उन्होंने बड़े ही शानदार ढंग से 3 आर्टिकल जो है उन्होंने व्यवस्थित की। आर्टिकल 330 जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 329 जो विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 335 जो सार्वजनिक सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया या उनके द्वारा की गई यह व्यवस्था आज भी उल्लेखनीय है और इसकी आवश्यकता को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचारों, उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके द्वारा किए गए संघर्षों और उनके द्वारा बनाए गए संस्थाओं और उनके अध्ययन शैली को अगर देखा जाए तो यह आज के युवाओं के लिए भी एक उदाहरण है, आज के राजनीतिज्ञों के लिए भी उदाहरण है कि राजनीति, संघर्ष, पढ़ाई, ज्ञान और साथ ही साथ एक सामाजिक संतुलन बना करके उदाहरण पेश करना यह अपने आप में पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। हम ऐसे व्यक्ति को आज इस 14 अप्रैल को 2025 को हम उनके द्वारा भारतीय संविधान, भारतीय समाज और इस देश दुनिया के लिए किए गए कार्यों और उनके परिश्रम को हम नमन करते हैं। धन्यवाद।